Hello dear students, let's see the optional question of capacitor and dielectric by Kumar Mittal. Capacitor and dielectric by Kumar Mittal. Okay, let's see the first optional. कह रखा है कि 4 ऑप्शन प्रोवाइड है और कह रखा है इनमें से कौन ऐसा है जो कैपेसिटर का यूनिट है। तो कैपेसिटर का जो यूनिट है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कूलाम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी, सेकंड क्वेश्चन। फिर से पूछ रहा है कैपेसिटर का यूनिट कौन है। तो फिर से आप एक बार बता दें कैपेसिटर का यूनिट। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कूलाम पर वोल्ट, या यूं दिया हुआ है वोल्ट पर कूलाम इनवर्स। इसका मीनिंग हुआ बेटा 1 वोल्ट पर कूलाम। इसका मीनिंग हुआ कूलाम पर वोल्ट। ये कूलाम ऊपर चला गया, ठीक है ना, ये ऊपर था और नीचे आकर +1 हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है कि एक मेटलिक स्फेयर है और उस मेटलिक स्फेयर का जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड है, उसका रेडियस पूछ रखा है, ठीक है ना। 1 माइक्रोफैरेड उसका क्या है बेटा, कैपेसिटर है, उनका रेडियस पूछ रखा है। C इज इक्वल टू 4πε0 R होता है अगर मेटलिक स्फेयर स्फेरिकल है। 1 माइक्रो में 10⁻12 फैरेड। एंड नाउ बेटा आई वांट टू से टू यू R इज इक्वल टू 1 × 10⁻12 फैरेड एंड इस टोटल वैल्यू को नीचे ले आए 4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। एंड फैरेड इज इक्वल टू कूलाम पर क्या होता है, वोल्ट होता है। और यहाँ देख लीजिए एक कूलाम से एक कूलाम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड देन R इज इक्वल टू, अब आपको अगर एक चीज़ दिखा दें, इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो फिर बहुत इजी है इस चीज़ को लाना। देखें कैसे, 9 × 10⁻9 एंड ये देखिए बेटा 10⁻12 यहीं पर है। देखें न्यूटन मीटर का मतलब होता है जूल, ठीक है ना, न्यूटन मीटर का मतलब जूल होता है 1 मीटर, और न्यूटन और 1 मीटर का मतलब जूल। 1 मीटर और बचा लें, यहाँ कूलाम बचाइए एंड अपान वोल्ट रखें इस चीज़ को ऐसे, जूल पर कूलाम वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर मीटर में आएगा। तो ये आंसर आएगा 9 × 10⁻12 + 9 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से जो लगभग आएगा 9 फैरेड बेटा। एंड माइक्रो मीन्स होता है -6, so this will be -6, this will be 3, that is 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंग टू अंडरस्टूड दिस बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है कि इक्वल रेडियस की एंड इक्वल चार्ज की जो है बेटा 8 ड्रॉप्स ऑफ मरकरीज हैं जो एक दूसरे से क्या करके बिल्कुल मिल करके एक बिग ड्रॉप मेंटेन करती हैं, ठीक है ना। और पूछ रखा है उस बिग ड्रॉप का जो कैपेसिटर होगा वो स्मॉलर ड्रॉप के कंपैरिजन में कितना होगा। मीन टू से ये 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप ऐसे करके कितनी ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स हैं एंड सबका रेडियस सेम है, ऐसा क्वेश्चन बोला बेटा। एंड सब पर चार्ज अमाउंट भी क्या है, सेम है, सारे 8 ड्रॉप्स पर। और ये सब मिल करके एक बिग ड्रॉप मेंटेन करती हैं। और अगर इस बिग ड्रॉप के रेडियस को कितना एज्यूम कर ले, R, और इसके चार्ज को कितना एज्यूम कर ले, Q। सो बेटा आप पूछ रखा है क्या चीज़ कि बड़ी कैपेसिटर, अगर मान लें इनका कैपेसिटर स्मॉल c है और इसका कैपेसिटर कैपिटल C है, ठीक है ना। अब स्मॉल c को थोड़ा सा डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे दिखा दिया। तो पूछ रखा है बड़ी ड्रॉप का जो बिग ड्रॉप है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देख लें इस चीज को, C इज इक्वल टू होता है 4πε0 इंटू क्या बेटा, R होता है, ठीक है ना। अब देख लें हमको बड़ी वाली ड्रॉप जो बिग ड्रॉप है इसका R नहीं पता है, ठीक है ना। तो R कैसे पता लगेगा, एक्चुअली आपको पता है कि बिग ड्रॉप इन्हीं स्मॉलर ड्रॉप से बन रहा है, तो फिर जो बिग ड्रॉप का रेडियस होगा इसी स्मॉलर ड्रॉप
ड्रॉप से निकलेगा। एक्चुअली कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप बेटा, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 मल्टी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। क्योंकि स्मॉल ड्रॉप से ही बिग ड्रॉप बन रहा है, तो जो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम होगा इन स्मॉल ड्रॉप की वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो ये वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड मल्टी यहाँ भी कितना है, 8 है बेटा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल आर होगा। अब इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बेटा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2, कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल आर आ गया। एक काम करें, इस 2 को बाहर कर लें एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, ये क्या चीज़ है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर क्या है, दिस इज द कैपेसिटर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। ये स्मॉल ड्रॉप्स का कैपेसिटर है, स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, स्मॉल आर। तो ये हो गया बेटा कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। यानी आपने क्या देखा कि बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉलर ड्रॉप के कैपेसिटेंस से कितना टाइम्स होगा बेटा, 2 टाइम्स होगा, ठीक है ना। ये बहुत इजीली इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग व्हाट इज, कह रखा है कि 2 स्मॉलर क्या है बेटा, स्फेयर्स हैं और दोनों को सेम पोटेंशियल तक क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। 2 स्फेयर्स हैं, सेम पोटेंशियल तक चार्ज करते हैं। लेट्स कंसीडर इसका चार्ज Q1 एंड इसका चार्ज Q2। फिर पहले इनको एयर में रखते हैं और फिर इनको एयर के बाद एक ऐसे मीडियम में रख देते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। फिर कह रखा है इनके बीच जो फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस का क्या निकाल दो, रेशियोज निकाल दो। तो जब आपने एयर में रखा था तो फोर्स निकाल देते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एंड जब इनको आप मीडियम में रख देते हैं किसी अदर मीडियम में, तो इनके बीच का जो फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो रेशियो होगा फोर्सेस का F1 अपान F2 दैट विल बी बेटा क्या चीज होगा, ये K होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, या K/2 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, 6। व्हाट इज सेइंग, कह रखा है बेटा कि 2 चार्ज सब्सटेंस हैं, अगर उनको एक मेटलिक वायर से ऐड कर दें तो कब ऐसा होगा जब करंट फ्लो ना हो। देखिए 2 चार्ज सब्सटेंस है, फर्स्ट Q1 एंड सेकंड Q2, अगर इनके पोटेंस V1 और इसका पोटेंस V2 है, डेफिनेटली होगा। कह रखा है इनको अगर वायर से कनेक्ट कर दें, ऐसा कब होगा कि कोई चार्ज प्रोवाइड ना हो। चार्ज बेटा तभी प्रोवाइड नहीं होगा जब दोनों का पोटेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंस कॉमन होगा। अगर जितना इसका उतना ही पोटेंस दूसरे का भी, विभव अगर समान होगा तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग, कह रहा 2 कंडक्टर हैं, दोनों चार्ज्ड हैं और दोनों पर बेटा जो है चार्ज क्वांटिटीज भी डिफरेंट हैं। कह रखा है कि अगर इनको वायर से कनेक्ट कर दें, अगर इनको किससे कनेक्ट कर दें, वायर से कनेक्ट कर दें, तो पूछ रखा है क्या चीज ऐसा है जो कंजर्व रहेगा। देखें 2 कंडक्टर हैं, दोनों के चार्ज डिफरेंस हैं, दोनों के चार्ज क्या है बेटा, डिफरेंस है। और फिर कह रहा है अगर इनको वायर से कनेक्ट कर दें तो फिर इनकी ऐसी कौन सी चीज है जो कंजर्व रहेगी, एनर्जी या फिर चार्ज। ऐसा क्या है जो कंजर्व रहेगा बेटा, एनर्जी में थोड़ा डिक्रीमेंट आता है, मैं पहले ही प्रूफ करा चुका हूं। अगर दोनों को वायर से कनेक्ट कर दें तो एनर्जी में हल्का सा डिक्रीमेंट आएगा, जो चीज नहीं चेंज होगी वो क्या, जो कंजर्व रहेगी, चार्ज। चार्ज जितना ऐड करने के पहले था उतना ही ऐड करने के बाद भी रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रखा है कि एक ही पोटेंशियल तक चार्ज जो है 64 ड्रॉप्स है और वो एक बिग ड्रॉप मेंटेन करती हैं। तो बेटा बिग ड्रॉप पर चार्ज अमाउंट पूछ रखा है, क्या चीज है। देखिए सेम साइज की 64 ड्रॉप्स हैं, सेम साइज की 64 ड्रॉप्स हैं, ठीक है। इनको सेम चार्ज तक क्या भी किया है बेटा, सेम क्वांटिटी तक चार्ज भी की है, सब पर समान आवेश है। फिर ये मिल करके बेटा एक बिग ड्रॉप मेंटेन कर देती हैं, बिग ड्रॉप का चार्ज पूछ रखा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है तो जो बिग ड्रॉप का चार्ज अमाउंट होगा वो इन्हीं स्मॉलर ड्रॉप के चार्ज अमाउंट के 64 मल्टीपल के इक्वल होगा। भाई इन्हीं से मिलकर के बिग ड्रॉप बन रहा है तो इसका चार्ज वही होगा जो इन सब का होगा, दैट इज 64 क्यूब। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसी वक्त देख लें। क्या कह रखा है, कह रखा है कि 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर है, उसको 100 वोल्ट तक क्या कर रहे हैं बेटा, चार्ज कर रहे हैं। तो एनर्जी पूछ रखा है C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड एंड इसको जितने वोल्ट तक बेटा क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, दैट इज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पूछ रखा है इसकी एनर्जी, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 वोल्ट इंटू वोल्ट हो जाएगा। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 50 आ जाएगा, माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 एंड 10 टू द पावर 4 वोल्ट। वोल्ट का मतलब 1 वोल्ट का मतलब, चलिए एक काम करिए, इसको वोल्ट वोल्ट रहने दीजिए ऐसे, और फैरेड का मतलब क्या चीज़ होता है, फैरेड का मतलब होता है कूलाम पर क्या बेटा, चलो अभी लिख देंगे, अभी समय आने दो तब लिख देंगे। ये देख लीजिए U बराबर कितना आ जाएगा, U बराबर आ जाएगा ये पॉइंट कितना 5 इंटू वोल्ट का मतलब तो वोल्ट होता ही है, वोल्ट का मतलब वोल्ट, फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। U 0.5 और इस वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, ये कूलाम कूलाम कैंसिल, 0.5 जूल क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग, कह रखा है कि 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का कोई कैपेसिटर है, उस पर 3 × 10 टू द पावर -8 कूलाम चार्ज है। कैपेसिटेंस 60 माइक्रोफैरेड, ठीक है, और इन पर जो है 3 × 10 टू द पावर -8 कूलाम ये चार्ज है। एनर्जी पूछ रखा है हाफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 एंड फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, 1 कूलाम से 1 कूलाम कैंसिल, ठीक है। एंड 4.5 अपॉन 6 10 टू द पावर -16 + 6 - 1 कूलाम एंड वोल्ट ऊपर जाएगा, जूल पर कूलाम कूलाम कैंसिल। U इज इक्वल टू 1.5 एंड 2 10 टू द पावर -11 जूल। U इज इक्वल टू 0.75 10 टू द पावर -11 जूल, 7.5 10 टू द पावर -12 जूल। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है 400 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड और कितने तक बेटा, 400 वोल्ट तक इसको चार्ज किया है। कह रखा है कि इनकी प्लेट्स को एक कंडक्टर से अगर कनेक्ट कर दें तो कितनी एनर्जी जनरेट होगी। अगर एक वायर से क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, तो पूछ रखा है इस वायर में कितना हीट क्रिएट होगा। बहुत सिंपल है, हीट मतलब एनर्जी होती है। C V 416 आएगा, नहीं 32 आएगा, 32 आएगा। फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, ये वोल्ट है ये, और ये वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम। 3.2 10 टू द पावर -1 जूल आएगा, 0.32 जूल। आज मूड नहीं है कराने का, लेकिन कराना पड़ रहा है, हम क्या खाली बैठे हैं, करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, उसको Q चार्ज देने पर एनर्जी कितनी हो जा रही है, W हो जा रही है। C है, Q देंगे एनर्जी हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये एनर्जी। और फिर कह रखा अगर चार्ज क्वांटिटी इंक्रीज कर दें, चार्ज को इंक्रीज कर दें, Q डैश इज इक्वल टू 2Q कर दें, तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, W डैश मान लेते हैं, W डैश हो जाएगी, निकाल देते हैं।
इसको 2 रहने दो ऐसे, 4 को कॉमन कर लो। ये पहले वाली एनर्जी है, यानी पहले की कितनी टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। पहले की कितनी टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग। कह रहा है एक अनचार्ज कंडक्टर है ए, उसको एक चार्ज कंडक्टर बी के नियर लाया जाता है, ठीक है, अप्रोच किया जाता है। कह रहा है ये बताएं बी के पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ए हैव नो चार्ज, बी हैव चार्ज। अगर ए को अप्रोच करोगे इधर तो ये निगेटिव हो जाएंगे, बस फट से इनका पोटेंशियल क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इनका पोटेंशियल पॉजिटिव है और इनका पोटेंशियल नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बट इसके चार्ज में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज कंजर्व रहेगी, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। 14 व्हाट इज 14th क्वेश्चन। कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता। सबको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। सबको पता है C किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटर के कंडक्टर की साइज पर डिपेंड करता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू C। C R पर डिपेंड करता है, C A पर डिपेंड करता है, C मीडियम पर भी डिपेंड करता है, K पर। C केवल जिस पर नहीं डिपेंड करता वो चार्ज है, चार्ज पर कैपेसिटेंस नहीं डिपेंड करता। तुम पर कितना आवेश है इस बात पर कोई डिपेंडेंस नहीं है कि आपकी कैपेसिटी कितना है। 14 ये 14 हो गया। 15 किसी कैपेसिटर पर जो है जिसका कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना, कह रहा है 200 वोल्ट तक चार्ज करते हैं। फिर कह रहा है उसे 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसको अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें, मतलब ये है कि ये कैपेसिटर है, इसमें कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा ही, कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, इसको एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस रेजिस्टेंस में हीट पूछ रखा है। अरे भैया जो इसका एनर्जी होगा कैपेसिटर का वही इसमें रेजिस्टेंस में हीट होगा, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हाफ CV स्क्वायर, C 100 माइक्रोफैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट गुणे वोल्ट हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी 2 केवल, एंड वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम इंटू कूलाम, 2 जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एक फिगर दिया हुआ है, यही फिगर है 113 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड पूछ रखा। बताएं इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है, इनको चार्ज प्रोवाइड कर दें, पोटेंशियल लगाएं, चार्ज जाएगा इसमें Q1 और इस वाले में Q2, और बाहर निकलने पर फिर से Q, यहाँ से Q चला था Q1 Q2 फिर जुड़ करके Q। अब आप देख लें इन दोनों पर डिफरेंट चार्ज है, दोनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरेड, एंड प्लस ये ऑलरेडी 3 है, तो एक तो हो गया, इन दोनों का 3 आया, और फिर एक और 3 है, इसका भी 3,
माइक्रोफैरेड, इसका भी 3, दोनों सीरीज में है। सीरीज में है तो नेट कैसे निकलता है, 1/3, 1/3, 3/2 माइक्रोफैरेड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज सेइंग 17th क्वेश्चन, कह रखा है कि जो फिगर प्रोवाइड है, इस फिगर में एक चीज बताएं, तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 to 3। अब आप देख लें ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का नेट देख लो कितना आएगा। वन माइक्रोफैरेड इन दोनों का नेट आ गया। अब इन दोनों का नेट 1 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड, दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का नेट कैसे आएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। फोर माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट फिर से एक पूछ रखा है, नेक्स्ट देखें 18। सबका 1 माइक्रोफैरेड, एक पोटेंशियल ऐड कर दो, पोटेंस ऐड कर दो, क्यू चार्ज प्रोवाइड करो, यहां से क्यू जाएगा, क्यू 1-2 पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला Q2 ऊपर वाला Q1, वही इसमें भी, वही इसमें भी, वही इसमें, इधर से Q2, तो इधर से Q1 आया और इधर से Q2 जा रहा, नेट चार्ज Q फिर से निकल आएगा। तो 1 1 1, ये पूरा तीनों सीरीज में है बेटा। अगर ये तीनों सीरीज में है तो इन तीनों का नेट कितना आएगा, जो सीरीज में है उनका नेट निकाल लीजिए। इनका नेट जो आएगा वो आ जाएगा 3/2, आई एम सॉरी 2/3 माइक्रोफैरेड। अब इधर वाला 2/3 माइक्रोफैरेड, इधर वाला 1 माइक्रोफैरेड, दोनों पैरेलल में आ गए। ये 1 माइक्रोफैरेड और ये इधर वाले का 2/3 माइक्रोफैरेड। अब दोनों पैरेलल में है, ऊपर Q1 नीचे Q2, इन दोनों का नेट डायरेक्ट 3 1 जा 3 to 5/3 माइक्रोफैरेड, ठीक है, नहीं 5/3 तो है यार, कितना आएगा ये, आई एम सो सॉरी, ये आएगा बेटा कितना 1/3 माइक्रोफैरेड। अरे 1 1 1 कैल्शियम 1 माइक्रोफैरेड, अरे ठीक है, काहे इतना चौंक गए, 4/3 माइक्रोफैरेड, क्लियर, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 19, कह रखा एक चार्ज कैपेसिटर है, वो बैटरी से परमानेंट कनेक्टेड है, ठीक है, और कह रखा है कि अगर इनकी प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस की पट्टी रख दें तो इनमें से क्या नहीं चेंज होगा। मैं आपको बता दूं, अगर एक कैपेसिटर है और ये बैटरी से अब भी कनेक्टेड है, तो अगर अब इनके बीच एक पट्टी रखी जाए तो भैया यही नहीं चेंज होगा, V में कोई चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज सेइंग, कह रहा 1 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, और जब इनकी प्लेट्स के बीच डिस्टेंस को 2 टाइम्स करके पूरे डिस्टेंस को मोम से फिल कर देते हैं। मतलब ये है, पहले समझो, एक कैपेसिटर है, एयर फिलअप है,
और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। ऐसा क्वेश्चन कह रखा 1 माइक्रोफैरेड है, चिरकुट कहीं का। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के, और क्यों के लेंगे जब एयर है तो एप्सिलॉन 0 A बाई डी इज 1 माइक्रोफैरेड। इनके बीच का डिस्टेंस d मान लेते हैं और एरिया a मान लेते हैं। अब कह रखा है कि अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दें और फिर फिल कर दें एयर, मतलब कि मोम से, पूरा मोम से फिल कर दें। लेट्स कंसीडर कैपेसिटेंस कितना है, k है। तो जो कैपेसिटेंस है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो जो कैपेसिटेंस है इसका 1 माइक्रोफैरेड हो जाता है, C डैश। कितना हो जाता है, 2 माइक्रोफैरेड हो जाता है। C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के A बाई डी डैश। क्वेश्चन कह रहा है कि जो d डैश है वो 2d हो जाता है। बेटा समझ गए? तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रखा है, इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करोगे तो जो कटे उसे काट दो, बचेगा k बाई 2। यहाँ सेकंड को डिवाइड किया किससे, फर्स्ट से, यहाँ बचेगा k बाई 2, k बाई कितना 2, और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 भी नहीं है आज, ये 2 बचा रहेगा यार, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 21, 20 माइक्रोफैरेड एंड 30 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं जिनको 30 वोल्ट और 20 वोल्ट तक चार्ज किए हैं, ठीक है ना। 20 माइक्रोफैरेड 30 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड 30 माइक्रोफैरेड, इसको 30 वोल्ट तक, इसको 20 वोल्ट तक, ठीक है ना। और दोनों का बेटा पूछ रहा है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल ये होता है, फार्मूला दे चुके हैं, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। C1 V1, C1 20 V1 30 माइक्रो फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, ऑलरेडी वोल्ट अवेलेबल है। फिर 30 20 कूलाम पर वोल्ट इनटू वोल्ट, एंड दोनों का ऐड कर लो 50 माइक्रोफैरेड। 600 प्लस 600 माइक्रो कूलाम 50 माइक्रोफैरेड, माइक्रो मैक्रो कैंसिल हो जाएगा। फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट होता है, कूलाम कूलाम कैंसिल। यह आंसर आएगा 1200 अपॉन 50 वोल्ट, 24 वोल्ट। दैट एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड, इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है ना। तो जो इस पर चार्ज अमाउंट हुआ वो इतना हुआ, माइक्रो फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, V 100 वोल्ट। तो जो इस पर चार्ज अमाउंट हुआ -3 हो गया कूलाम, ये हो गया। अब देखें Q2, अब एक और कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है, मतलब उस पर Q2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं तो जो कॉमन पोटेंशियल मिला, इन दोनों को पैरेलल में क्या करने पर, जोड़ने पर जो कॉमन पोटेंशियल मिला, तो Q2 तो इसका 0 हो चुकी है, डिस्चार्ज है, कॉमन पोटेंशियल 40 वोल्ट है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि आपको दूसरे वाले का क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है। वोल्ट Q1 10⁻³ कूलाम, Q2 0, C1 10 माइक्रोफैरेड, C2 निकालना है।
मल्टी करा दें 400 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, फैरेड का मतलब कूलाम पर वोल्ट, और ये पहले से ही वोल्ट है। C2 का मल्टी करा दो 40 वोल्ट से, C2 का मल्टी 40 वोल्ट से, ये हो जाएगा 0.4 10⁻³ कूलाम प्लस 40 वोल्ट गुणे C2 10⁻³ कूलाम। इधर ले जाओ, C2 0.6 इंटू 10⁻³ कूलाम 40 वोल्ट, ये आ जाएगा कितना 15 इंटू 10⁻⁶ फैरेड, कूलाम पर वोल्ट बराबर फैरेड, जिसको लिख सकते हैं 15 माइक्रो फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कह रखा है 0.2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है जिसको 600 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। 0.6 माइक्रो फैरेड, 0.2 माइक्रो फैरेड, इसको जिस वोल्टेज तक 600 वोल्ट तक चार्ज किया गया। फिर क्या कह रखा है कि बैटरी को रिमूव करके फिर से इसको 1 माइक्रो फैरेड के एक दूसरे कैपेसिटर के किस में जोड़ दिया गया है बेटा, पैरेलल में। बैटरी को रिमूव करके, बैटरी रिमूव किया गया, फिर दूसरे किसी कैपेसिटर के जिसका 1 माइक्रो फैरेड है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस अनावेशित है, इस पर चार्ज क्वांटिटी 0 है, इस पर तो निकल जाएगा C1 V1 करके। जैसे निकालेंगे 12 और 120 माइक्रो फैरेड मतलब ये इतना आ जाएगा, इतना कूलाम, इस पर चार्ज क्वांटिटी 0 है। कॉमन पोटेंशियल पूछ रखा है, कॉमन पोटेंशियल Q1 Q2 C1 C2, कॉमन पोटेंशियल ये हो जाएगा 120 माइक्रो कूलाम, ये ऐड कर दें 1.2 माइक्रो फैरेड 600 वोल्ट। 24 व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 24 कह रखा है C कैपेसिटेंस का एक कैपेसिटर है, उसको V वोल्ट पर क्या किया गया, चार्ज किया गया है, C को V वोल्ट पर। देन सेइंग, और उसमें क्या है कि उसके बाद उनकी चार्ज क्वांटिटी कितनी हो जाएगी CV। फिर इसको क्या करते हैं, एक दूसरे कैपेसिटर से ऐड कर देते हैं और इसकी चार्ज क्वांटिटी कितनी है 0, ठीक है ना। फिर क्या कह रखा है कि अब बताएं न्यू चार्ज क्या होगा। भैया दोनों का चार्ज चेंज हो जाएगा, इसका Q1 डैश और इसका मान लेते हैं Q2 डैश। चूंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका पोटेंस भी कितना होगा 0 होगा, और इसका पोटेंस तो देख ही रहे हैं कितना है बेटा V है ही है। जब दोनों को ऐड कर देंगे आप तो आपको पता है न्यू चार्ज कितना हो जाता है, एवरेज के इक्वल हो जाता है दोनों पर, हाफ CV। 25 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सेइंग, कह रहा है सीरीज में 5 कैपेसिटर हैं, सबको क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और नेट जो कैपेसिटेंस आया है वो 4 माइक्रो फैरेड है, ठीक है ना। 5 कैपेसिटर को सीरीज में ऐड कर दिए हैं, सबका कैपेसिटेंस सेम है, और नेट जो आ रखा है इन सबका वो 4 माइक्रो फैरेड नेट जो आ रखा है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रखा है, फिर उसके बाद क्या है, नेट 4 माइक्रो फैरेड आ गया। जरा सबका पता कर लें कितना है C, पता कर लें। सीरीज में जोड़ने पर नेट ऐसे निकलता है, फाइव बाई C नेट कितना आ जाएगा, C/5 आ जाएगा। C नेट दे रखा है 4 माइक्रो फैरेड।
तो जो आया वो कितना आ गया 20 माइक्रोफैरेड, यानी एवरी कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड। फिर इनको किसमें पैरेलल ऑर्डर में जोड़ दे रहा है, सबको पैरेलल में जोड़ दे रहा है। अब अगर सबको पैरेलल में जोड़ दिया, ये है पैरेलल में, सबको पैरेलल में अगर जोड़ दिया तो नेट कैसे निकलेगा 5 इंटू सी, 20 × 5 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड, ये सी नेट हो गया। देन क्वेश्चन कह रखा है कि इन 400 वोल्ट तक इस 100 माइक्रोफैरेड को, इसको 400 वोल्ट तक का क्या दे रहा है, वोल्टेज दे रखे हैं। अब Q क्या होगा, Q बराबर सी नेट मल्टी वी होगा, और सी नेट 100 माइक्रोफैरेड मल्टी वी 400 वोल्ट, ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ कूलाम। एनर्जी पूछ रखा है U, हाफ CV², C 100 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज 4 × 10⁴ वोल्ट मल्टी वोल्ट, ये हालात हैं। 50, 5 चौक 20, 10⁻⁴ - 6 वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, कुल मिलाकर आएगा कितना 0.2 जूल। ओ CV² है तो 4 चौक कितना होगा 16, भैया 4 चौक कितना होगा 16, 16 × 5 = 80, घबराओ नहीं, 4 और ये आएगा 16 जूल आएगा। कितना जूल आएगा 16 जूल आएगा, 16 जूल आएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है कि 3 इक्वल कैपेसिटेंस के संधारित्र हैं, पहले इन सबको सीरीज में, पैरेलल में, फिर सीरीज में ऐड करते हैं। फिर कह रखा है दोनों दिशाओं में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उनका रेशियो, ये देखो 3 कैपेसिटर हैं, सबका कैपेसिटेंस सेम है। पहले सबको पैरेलल में, इन सबको पहले किसमें पैरेलल में, पैरेलल में ऐड करोगे तो सी नेट आएगा 3C। फिर सबको सीरीज में, तो पैरेलल का मान लो तो है नेट CP है, सीरीज का नेट कितना हो जाएगा CS, ये आ जाएगा कितना C/3, सीरीज में ऐड करने पर 1/C 1/C 1/C। तो कह रहा है दोनों का रेशियो 3C/C/3, 9:1, 9 कितना आ जाएगा 1, अरे 3 ऊपर चला जाएगा, हो गया। 2 स्फीयर्स हैं, दोनों के रेडियस क्या हैं सेम है, ठीक है ना, दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया है, बशर्ते एक खाली है और एक सॉलिड है, ठीक है ना। पूछ रखा है दोनों पर चार्ज अमाउंट बता दें कितना होगा, यही क्वेश्चन क्या कर रखा है पूछ रखा है। मैं आपको बता दूं कि जो मेटेलिक स्फीयर्स होते हैं उनमें चार्ज उनके किस पर आता है बेटा, स्फीयर पर होता है, अंदर कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं करता, कोई चार्ज अंदर नहीं आता, केवल स्फीयर पर रहता है। तो जब स्फीयर पर रहेगा तो दोनों का सरफेस एरिया तो क्या है सेम है, तो दोनों पर चार्ज क्वांटिटी भी क्या रहेगी सेम रहेगी। समझ गए, चार्ज क्वांटिटी भी क्या रहेगी बेटा दोनों पर सेम रहेगी। क्लियर। देखें सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज आस्किंग, कह रहा है 2 मेटेलिक स्फीयर है, एक बिगर है और एक स्मॉलर है, कह रहा है किसका जो है कैपेसिटेंस अधिक होगा। तो सबको पता है C = 4πε0 R, तो सबको पता है कि C R पर डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा ज्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन सी करते हैं, क्या है थर्ड क्वेश्चन, कह रखा है क्या इक्वल, कह रखा क्या इक्वल वॉल्यूम के 2 जो है पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर जो है, ठीक है, कह रहा है उनका पोटेंशियल क्या होगा बेटा डिफरेंट हो सकता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, कह रखा है कि क्या सेम वॉल्यूम के, कह रखा है कि 2 मेटल्स हैं, 2 मेटल्स हैं, दोनों के वॉल्यूम सेम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है बेटा सेम है, लेकिन कह रखा है क्या इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है। हाँ बिल्कुल, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस हो सकते हैं। क्यों सर, इसलिए चूंकि भले
ही इनका वॉल्यूम सेम हो, इनका वॉल्यूम भले ही सेम हो, लेकिन इनका शेप अलग हो सकता है। और शेप अलग होने से क्या अलग हो सकता है बेटा? अगर शेप अलग हुआ तो इनका कैपेसिटेंस भी अलग होगा। भले वॉल्यूम सेम हो, लेकिन शेप अलग होने पर कैपेसिटेंस भी क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, सॉरी डिफरेंट हो सकता है। नो डाउट शेप अलग होगा तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? कह रखा है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। फिर कह रहा है फैरेड क्या चीज होते हैं एंड एक फैरेड में कितने पिको फैरेड होते हैं। देखिए फैरेड क्या चीज है, सबको पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर आप किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज प्रोवाइड करें और उनके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट 1 वोल्ट हो जाए तो उसका कैपेसिटेंस 1 कूलाम अपान 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैरेड होगा। ठीक है ना। अब फिर क्या कह रहे थे, ये फैरेड हो गया। पूछ रखा है कि बेटा कि 1 फैरेड में कितने पिको फैरेड होते हैं। कह रखा है कि 1 फैरेड में कितने पिको फैरेड, कितने क्या, कितने पिको फैरेड, पिको फैरेड निकाल देते हैं कि कितने पिको फैरेड। इस कितने का आंसर चाहिए 1 फैरेड अपान पिको फैरेड। ठीक है ना। तो कितने पिको फैरेड, 1 पिको मीन्स 10 टू द पावर -12, दैट इज 10 टू द पावर +12। तो 1 फैरेड में बेटा कितने पिको फैरेड हो गए? 10 टू द पावर 12 पिको फैरेड हो गए। समझ गए इस चीज को? समझ गए? ये क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि 2 कंडक्टर को अगर आप वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों चार्ज कंडक्टर हैं, तो कितनी एनर्जी का लॉस होता है? 2 चार्ज कंडक्टर हैं Q1 Q2, अगर इनके पोटेंशियल को V1 V2 मान दें, अगर इनके कैपेसिटेंस को C1 C2 मान दें, अगर दोनों को वायर से कनेक्ट कर दें, तो फिर क्या हो रहा है कि इनमें कितनी एनर्जी का क्या होगा बेटा? लॉस होगा। कितनी एनर्जी का लॉस होगा वायर से कनेक्ट करने पर? वायर से कनेक्ट करने पर जब चार्ज एक स्फीयर से दूसरे पर जाएगा तो जो एनर्जी का लॉस होगा वो इतना होगा बेटा, जितना मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, V1 - V2 का होल स्क्वायर। इतने एनर्जी का लॉस होगा। मैं ऑलरेडी इसको प्रूफ करा चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कैपेसिटर क्या चीज है? सबको पता है, नहीं बताऊंगा। फिर क्या कह रखा है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के जो है डेफिनेशन दें, सबको पता है। फिर क्या चीज कह रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का डेफिनेशन सबको पता है। फिर क्या कह रखा है कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, बता चुका हूं। फिर कह रखा है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो है फार्मूला बता चुका हूं। फिर क्या कह रखा है कि अगर कोई कैपेसिटर है तो जो है क्या चीज़ कह रखा है, ध्यान दीजिएगा, ये सब कितना सिंपल कह रखा है कि एक चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच एक पोटेंशियोमीटर क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर है 11। क्या है कि एक चार्ज कैपेसिटर है, इनकी प्लेट्स के बीच एक पोटेंशियोमीटर ऐड कर दिया गया है। ठीक है। फिर क्या कह रखा है कि अगर इन प्लेट्स को एक दूसरे से दूर कर दें, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस d है, अगर इस d को इंक्रीज कर दें, फिर क्या चीज कह रखा है बेटा, तो वोल्टमीटर क्या शो करेगा? ये वोल्टमीटर क्या शो करेगा? बहुत सिंपल है, आपको पता है। देखिए बहुत क्लियर सी बात है कि C इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है, V होता है। ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू होता है क्यू बाई क्या, C होता है। तो अब आपको बता दें C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए बाई क्या होता है, D होता है। ठीक है, ये होता है भैया, ये बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लें V इज इक्वल टू डी ऊपर चला जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए, डी ऊपर चला जाएगा। अब आप देख लें अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट कर दूं तो जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। अगर तुम D इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली V भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। समझ सके? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन What is saying? Question number 12. Question number 12 is saying, कह रखा है कि अगर एक चार्ज्ड रॉड है, उसके नियरेस्ट कोई दूसरा अनचार्ज्ड रॉड रखा जाए, तो फर्स्ट चार्ज रॉड के पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक रॉड है, चार्ज्ड है, इसके नियरेस्ट किसी डिस्चार्ज रॉड को लेकर आओगे तो ये इंडक्शन से निगेटिव हो जाएगा, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा?
कह रखा है बेटा, एकदम वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। फिर क्या है बेटा, ये भी सेम क्वेश्चन है 14, ये भी आप कर लेंगे। दो कैपेसिटर, एक कैपेसिटर की दो जो प्लेट्स होती हैं उनको पास लाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि अगर कोई कैपेसिटर है, वो चार्ज्ड कैपेसिटर है, अगर उनके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, जो पोटेंशियल है वो भी क्या कर जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी जस्ट सेम क्वेश्चन बता के उठ रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा है कि कैपेसिटर जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सेकंड प्लेट का वर्क क्या है। भैया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फर्स्ट प्लेट अगर चार्ज किया जाता है तो सेकंड प्लेट जो है इंडक्शन से अपने आप अपोजिट चार्ज हो जाती है, जो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर देती है, ये वाली प्लेट। अब इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने से इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये देखिए V डिक्रीज होने से C इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, जो भी रहा हो, क्वेश्चन नंबर ये 16 था। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप 1 फैरेड कैपेसिटर के, ध्यान दीजिएगा, कह रखा है क्या आप 1 फैरेड कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को, ठीक है ना, अलमारी में रख सकते हैं। समझ लीजिए 1 फैरेड का 2 होता है। देखिए मान लीजिए कि जैसे 1 फैरेड है, इसके 2 तरीके कैपेसिटर हो सकते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। क्या आप इनको अलमारी में रख सकते हैं? निकाल लेता हूँ, इनको निकाल लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं मान लूं कि कैपेसिटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है d, इनको d को अगर 1 मिलीमीटर कर दूं, 1 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जरा निकालो, तो जरा इसका क्या निकाल लो, अब इसकी प्लेट्स का एरिया निकाल लो, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 KA बाई क्या D। अगर मान लें एयर भरा है अंदर तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। C 1 फैरेड है, 1 फैरेड, एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर क्या स्क्वायर, या फिर इसका एक और यूनिट होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट का फैरेड पर क्या होता है मीटर होता है, एरिया का मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और जो डी होता है बेटा डी, ठीक है ना, बहुत इजीली निकलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, करेक्ट है। मैं कुछ निकाल रहा था अपान डी, डी 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 किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को भैया, D तो मीटर में ही आएगा ना। अब यहाँ से क्या चीज़ निकालने चल रखा हूँ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हमको जो चीज़ निकालना है वो A निकालना है, तो A मैंने रखा कहाँ, A को रख दो, A ही रख दो इसे। तो अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि फैरेड से फैरेड कट जाएगा, अब इधर मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा और मीटर स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, मीटर क्या स्क्वायर, बाकी ये सारी चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी। 8.85 10 टू द पावर माइनस कितना 12 इज इक्वल टू A। तो जो एरिया निकल कर आ रहा है बेटा, देखिए जो एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ से, वो कितना निकल कर आ रहा है, लगभग यहाँ से जो इन प्लेट्स का एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ से निकालने पर वो 100 किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इतना बड़ा एरिया होगा उस प्लेट का, तो अलमारी में रख पाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए स्फेरिकल हुआ, अगर मान लीजिए स्फेरिकल हुआ तो जरा रेडियस निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, R इज इक्वल टू C अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R इज इक्वल टू 1 फैरेड एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलाम फैरेड। ये R इज इक्वल टू C का तो यूनिट होता ही फैरेड, एंड 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 1 अपान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर क्या फैरेड, ये कट जाएगा, तो R जो हो जाएगा वो लगभग 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा स्फेरिकल की भी क्या वैल्यू, बहुत। ये मैंने जो सही तो लाया था 10 टू द पावर 9, ये कैसे, हाँ ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, इतने किलोमीटर का हो जाएगा रेडियस। अरे भाई 1 किलोमीटर की भी त्रिज्या अगर होगी तो बहुत बड़ी होगी, 1 किलोमीटर का मतलब एक मोहल्ला हो गया, और यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर है, करोड़ों किलोमीटर हो गया, यानी इतना बड़ा जो हो जाएगा रेडियस, तो आप उसको रख पाएंगे अलमारी में नहीं। यानी 1 फैरेड कैपेसिटर वाले का रेडियस बहुत बड़ा होगा, 1 फैरेड कैपेसिटर की धारिता का संधारित्र बहुत बड़ा होगा, उसको अलमारी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज कह रखा है, कह रखा है कि कोई चार्ज कैपेसिटर है, उस पर नेट चार्ज कितना होता है, कोई चार्ज कैपेसिटर है उस पर नेट चार्ज कितना होता है, ये देखें चार्ज कैपेसिटर है, नेट चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 18, चार्ज कैपेसिटर पर नेट चार्ज, आप ही देख लो, इस पर प्लस Q
तो इस पर -q, नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। 19 देखें क्या कह रखा है, कह रखा है कि आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें जरा सा समझने की कोशिश करिएगा कि अच्छा उससे पहले एक और क्वेश्चन कह रखा, कोई चार्ज कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है। आपको बता दें कैपेसिटर जो होता है जब वो करंट देता है तो बेटा उसका करंट कंटिन्यूअस वीक होता जाता है, घटता जाता है, क्षीण होता जाता है, लेकिन सेल जो होता है हमेशा कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये चीज है। फिर एक फिगर दे रखा है, इस फिगर में क्या चीज कह रखा है कि कुंजी के को जो है दबाते ही, स्विच के को पुश करते ही अमीटर की जो सुई है वो अपनी प्री स्टेज में आ जाती है। जरा समझने की कोशिश करेगा क्या है। देखें एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, एक कुंजी लगी हुई है और फिर क्या है, एक बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है। कह रखे हैं कि जैसे इसको प्रेस करो, यहां एक अमीटर लगा हुआ है, जैसे इस कुंजी को प्रेस करो एक बार तो सुई ऐसे होती है, फिर तुरंत ऐसे आ जाती है, 0 स्टेट पे आ जाती है। क्यों, अभी देख पा रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। अभी कुंजी खुली है, बड़ा गुस्सा आता है कभी कभी, बिल्कुल नहीं मन कहता, कुंजी खुली है, कोई चार्ज कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जैसे कुंजी को ऑन करो, एक बार ये झटके में इधर आते हैं सुई ऐसे, और जब आते हैं तो ये चार्ज होते हैं, फिर इनका पोटेंशियल उतना ही हो जाता है जितना पोटेंशियल, जितना डिफरेंस इसका है V, फिर इनका भी उतना ही हो जाता है। तो जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो क्या कोई चार्ज फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। तो यानी ये जो है कोई करंट को फील नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऐसे बढ़ा तो था, एक बार तो बढ़ा जब ये चार्ज हुए, 0 से लेकर एक लिमिटेड वैल्यू तक जब ये चार्ज हुए, बढ़े जब, पहले 0 चार्ज था, जब कुंजी ऑन किया गया तो चार्ज होना शुरू हुए, तो चार्ज होना शुरू हुए तो इनकी प्लेट्स के बीच पोटेंशियल क्रिएट होना शुरू हुआ, फिर इनका पोटेंशियल जब इनके पोटेंशियल के इक्वल हो गया तो अब कोई करंट कोई चार्ज इसमें से इसमें प्रोवाइड नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर ऐसे रुक जाएगा, अब कोई करंट इसको नहीं नोटिस हो रहा है, 0। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रखा है क्या एक कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या इसका कैपेसिटेंस 0 है। नहीं, मैं एक कंडक्टर हूं, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कैपेसिटेंस कितना है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, कह रखा है कि किसी कैपेसिटर को एक लिमिट से अधिक चार्ज देना क्यों नहीं पॉसिबल है। अगर आप किसी कैपेसिटर को एक लिमिट से अधिक चार्ज प्रोवाइड करोगे, किसी भी कैपेसिटर को अगर लिमिट से अधिक चार्ज प्रोवाइड करोगे तो जो इसके अंदर मीडियम था वो मीडियम के मॉलिक्यूल जो है स्ट्रेच होंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये नेगेटिव इस पर आ जाएगा, पॉजिटिव इस पर आ जाएगा और इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक कंडक्टिंग पाथ क्रिएट हो जाएगा, अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आवेश फ्री होकर के इनको डिस्चार्ज कर देंगे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। कह रखा है, बता दे जरा इस चीज को, वायु का रोधन टूट जाएगा। कह रखा है क्या कोई ऐसा कंडक्टर है जिसको आप अनलिमिटेड चार्ज दे सकें। जी हाँ, हमारी पृथ्वी ऐसी है, आप उसको अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछ रखा है वो ये है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रखा है वो ये है कि अर्थ का जो पोटेंशियल है उसको आप 0 मानते हैं, क्यों? अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों मानते हैं? ये देखो C = Q/V। अर्थ का पोटेंशियल 0 क्यों मानते हैं, पोटेंशियल 0 क्यों मानते हैं, समझिए क्यों। देखिए अर्थ का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है, बहुत है, तो अगर V = Q/C करें, इसको यहां लेकर आए तो C तो इनफाइनाइट है, तो V = कितना होगा, 0 होगा। कह रखा है कि डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, जिनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जर्मेनियम और अभ्रक माइका एंड कार्बन में से कौन सा डाइलेक्ट्रिक है भैया, माइका, अभ्रक डाइलेक्ट्रिक है। अगला है बेटा, पूछ रखा है कि ये बता दें कि अगर मैं आपको एक कैपेसिटर दे दूं और उसमें एक बार एयर फिल करिए और एक बार कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल करिए, कब कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जब आप डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल करेंगे। डाइलेक्ट्रिक जो सबस्टेंस होता है उसका काम ही है चार्ज कंसंट्रेशन को या चार्ज को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन कह रखा है
कि ये बताएं कि जनरली कैपेसिटर्स में कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस यूज किए जाते हैं। जनरली कैपेसिटर्स में जिन दो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को यूज करते हैं उनमें एक पेपर होता है बेटा, यानी कागज होता है, और एक मोम होता है, ठीक है ना। इन दोनों को ही जनरली यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स में। फिर कह रहा क्या, किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है कि किसी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बेटा कई तरीके हैं कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 KA/D। एक तरीका है एरिया बढ़ा दो कैपेसिटर्स की प्लेट का, एक तरीका है बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल कर दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ। एक तरीका है प्लेट के बीच के डिफरेंस को कम कर दो, अपने आप C क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्लेट्स के बीच के डिफरेंस को कम कर दो, ठीक है ना, दो प्लेट के बीच के डिफरेंस को कम कर दो, अपने आप कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ है, कह रखा है कि किसी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में जो है किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस भरने से ऐसा क्या होता है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। देखिए जब आप किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस, जैसे ये कैपेसिटर है और जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल करते हैं, मैं आपको बता चुका, तो जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं उसके माइनस और प्लस में ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हुआ क्या चीज़, बीच वाला तो माइनस प्लस कट जाता है लेकिन इधर का माइनस रह जाता है और इधर का कौन रह जाता है, प्लस। तो ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक तो ये वाला प्लस और इस वाले माइनस से, ये तो प्लेट का एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन अंदरवा जो डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस है उसके माइनस प्लस से अंदर एक और फील्ड बन जाता है और वो वाला फील्ड बाहर वाले फील्ड के अपोजिट होता है। तो फिर इन प्लेट के अंदर जो नेट फील्ड है, ठीक है ना, एक फील्ड तो बाहर प्लेट वाला और एक फील्ड अंदर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस वाला, दोनों अपोजिट हैं, तो अंदर नेट फील्ड घट जाता है और नेट फील्ड घट जाने से पोटेंशियल घट जाता है एंड C इज इक्वल टू Q/V। V के घट जाने से C क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पढ़ा चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि अगर, देखिए क्वेश्चन ये कह रखा है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं उनके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल करते हो, जाहिर सी बात है कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल करते हैं, ये बात सही है कि वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, धारिता को बढ़ा देता है। लेकिन प्रश्न ये है बेटा, क्या कोई अदर इसका बेनिफिट है? हाँ, अदर बेनिफिट भी है। क्या चीज, कि आप चाहें तो फिर अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, अगर अब आप चाहें तो अंदर एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख करके दोनों प्लेट को जितना चाहे उतना पास ले आएं, ठीक है, और पास ले आएंगे तो ये एक नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस होता है, तो दोनों प्लेट एक दूसरे के टच में नहीं आते, ठीक है ना, तो बड़ा आसान हो जाता है दो प्लेट्स को पास लाने में, यानी कि कैपेसिटर को साइज को कम करने में, ठीक है ना। इससे ये भी खतरा नहीं होता कि जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बीच में तो नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस है ये, ठीक है। और ये तो आप जान ही रखे हो कि एक लाभ तो ये है कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। अब अगला क्वेश्चन ये है, कह रखा है कि अगर चार्ज की क्वांटिटी सेम हो, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, अगर कह रखा है कि चार्ज के आवेश की समान मात्रा के लिए परावैद्युत से भरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर वायु संधारित्र की तुलना में अधिक होगी अथवा कम, ठीक है ना। अब आप ये देख लीजिए कि बहुत सोच लीजिए कि एक ये कैपेसिटर है, एक बार अंदर एयर भरा हो और एक बार इसी कैपेसिटर के अंदर परावैद्युत रखते हैं, परावैद्युत रख दें, पूछ रखा ये बताएं किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, इसका कैपेसिटेंस या इसका कैपेसिटेंस, या किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब आप सोचें कि किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल कर देने पर, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस फिल कर देने पर C इंक्रीज कर जाता है, परावैद्युत पदार्थ रख देने पर धारिता बढ़ जाती है। अब सबको पता है कि C बराबर Q/V और V बराबर Q/C। अगर परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता C बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल डेफिनेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 34, कह रखा है कि हमारे पास 4 मिलीमीटर मोटी कांच K इज इक्वल टू 7, जो D है वो 4 मिलीमीटर है एंड K इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये बातें ग्लास के लिए हैं। फिर क्या कह रखा है, फिर कह रखा है कि 0.20 मिलीमीटर माइका है, 0.20 मिलीमीटर माइका है, ठीक है ना, एंड इसका जो K दे रखा है वो 6 दे रखा है। ये माइका की बात कर रहा है, नहीं अभ्रक की बात कर रखा है। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा, कह रखा है कि जो है 2 सेंटीमीटर, अब 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2
सेंटीमीटर का मतलब 20 मिलीमीटर। K इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये दे रखा है 2, ये अंबर है, आबनूस है, एबोनाइट है। फिर क्या चीज क्वेश्चन कह रखा है कि ये बता दें कि इनमें से ऐसा कौन है जिसके लिए C कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगा। C मैक्स किसके लिए होगा, आपको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K A बाई क्या D, यानी कि जो C है वो डिपेंड करता है K बाई किस पर बेटा, D पर। अब K बाई D की वैल्यू निकालो, यहां पर निकालो K बाई D की वैल्यू, तो 7/4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। यहाँ निकालो K बाई D की वैल्यू। अब अगर यहाँ निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा K बाई D की वैल्यू, तो 7/4 ये निकालें 6 बाई पॉइंट कितना 20 हटा दें, कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ निकाल लीजिए K बाई कितना D, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए K बाई D निकालेंगे तो 2 अपान कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। अब आप देख लें मैक्सिमम K बाई D किसके लिए है, माइका के लिए है, ठीक है ना। मैक्सिमम K बाई D किसके लिए है बेटा, माइका के लिए है, यानी माइका वाले का जो C होगा वो क्या होगा, मैक्स होगा, क्योंकि माइका वाले के लिए K बाई D क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 35 कह रखा है कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, एक चार्ज कैपेसिटर है, कह रखा है कि उनकी प्लेट्स के बीच कैपेसिटर सबस्टेंस, सॉरी एक चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है ना बेटा, उनकी प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस की पट्टी रख दी जाती है, ठीक है ना। और कह रखा है कि ये बताएं पोटेंशियल को पहले के बराबर करने के लिए चार्ज को 3 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए एक कैपेसिटर है, इसका मान लेते हैं C, पोटेंशियल V मान लेते हैं, और इस पर चार्ज क्वांटिटी क्या मान लेते हैं Q। तो आपको बता दें C इज इक्वल टू Q बाई कितना V। आप क्या चीज कह रखा है कि क्वेश्चन कह रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि इनकी प्लेट्स के बीच एक पट्टी रख दी जाए, परावैद्युत की एक पट्टी रख दी जाए इनकी प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर की प्लेट के बीच एक परावैद्युत की पट्टी रख दी गई जिसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, ठीक है ना। आप कह रखा है इनको रखने के बाद, ठीक है ना, क्वेश्चन कह रखा है इनको रखने के बाद कह रखा है कि अगर आप चाहते हैं, क्वेश्चन करेगा इनको रखने के बाद कह रखा है कि एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, वो गायब हो गया। कह रखा है कि पोटेंशियल को उतना ही करने के लिए, इतना ही करने के लिए पोटेंशियल को जितना पहले था, क्योंकि रखने के बाद तो पोटेंशियल अपने आप चेंज हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, ठीक है ना। V डैश को V के इक्वल करने के लिए, V डैश को किसके इक्वल करने के लिए, V के इक्वल करने के लिए चार्ज क्वांटिटी को कितना करना पड़ता है, 3 टाइम्स करना पड़ता है, ठीक है ना। और आपको पता है ये तो इंक्रीज करी जाएगा, C डैश हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप ये कैपेसिटर के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस डालते हैं तो फिर C कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, C डैश हो गया। तो कह रहा V डैश को जितना पहले था उतना ही करने के लिए, V डैश को जितना पहले था उतना ही करने के लिए, यानी V डैश को V के इक्वल करने के लिए, ठीक है ना, चार्ज क्वांटिटी को 3 टाइम्स करना पड़ता है। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि C डैश कितना इंक्रीज कर जाएगा, आपको बता दें C डैश जो होगा, C डैश बराबर हो जाएगा 3C, यानी पहले वाले कैपेसिटेंस का, सॉरी पहले वाले कैपेसिटेंस, देखिए समझिएगा, पहले वाले कैपेसिटेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स जो भी सबस्टेंस रखे हो, जो भी सबस्टेंस रखे हो उसका जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटेंस उसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस के मल्टीपल के इक्वल हो जाएगा, यानी C डैश जो हो जाएगा वो K इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 3Q अपान V डैश V के इक्वल है, सबको पता है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख लें, क्या चीज़ कि भैया Q बाई V को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, तो KC समझ जाइए इस चीज़ को, Q बाई V को क्या लिख सकते हैं बेटा, C लिख सकते हैं, 3C कट जाएगा, K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला ये है कि एक कैपेसिटर है उसको बैटरी से चार्ज करते हैं, कोई कैपेसिटर है बेटा उसको बैटरी से चार्ज करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रखा है कि बैटरी को रिमूव कर देते हैं, अच्छी बात है। अब ये कह रखा है कि इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो है एयर में इलेक्ट्रिक क्या है, फील्ड है, ठीक है। अब आप समझें, मतलब एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज करते हैं, अंदर एयर था, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर से जरूर होगा। फिर क्या चीज कह रखा है बेटा कि बैटरी को रिमूव कर दिए, और बैटरी को रिमूव करने के बाद फिर क्या कह रखा है, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दीजिए, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दीजिए। अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस पर इधर माइनस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा जो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगा, तो यानी अंदर फील्ड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
37 नंबर है क्या चीज, कह रखा है कि कोई चार्ज्ड कैपेसिटर है, ठीक है ना, और इसमें एक सबस्टेंस है, कोई चार्ज्ड कैपेसिटर है और उसको एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, और उस डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि ये बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाएगा कैपेसिटर्स के बीच। ये देखें, एक कैपेसिटर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। अब इसको एक डुबा दिए, किसमें, एक मटेरियल में डुबा दिए, इसको मटेरियल एक है, एक मटेरियल में डुबा दिए, और जिस मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 क्या होगा, के होगा, और इसके की वैल्यू 2 दे रखा है। पूछ रखा है ई डैश पहले के कंपैरिजन में कितना हो गया, तो ई डैश को डिवाइड कर दो ई से, ई डैश सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 के एंड ई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ई डैश जो होगा यहाँ 1/k बचा, ई को उधर भेज दो, पहले वाले ई का हाफ हो गया 38, क्या है 38, क्या है, कह रखा है कोई चार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, और उस चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स को यकायक एक्सीडेंटली एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो होगा क्या चीज, पहले ये सोचो। एक चार्ज कैपेसिटर है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, अगर इसको वायर से कनेक्ट कर दोगे तो पहली बात तो तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, चूंकि दो रह नहीं गए, प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। फिर क्या चीज कह रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी पर क्या होगा, जब चार्ज ही नहीं रह गया तो फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फील्ड भी 0 हो जाएगा, अब अदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और पूछ रखा है क्या चीज बेटा, एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी होगी, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया है, 0 हो गया है, और जब फील्ड 0 हो गया है, ए की वैल्यू क्या हो गई 0, तो भैया एनर्जी गई कहाँ, एनर्जी तो कंजर्वेशन कहता है, एनर्जी का लॉस जो है डिस्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रॉय कर देना एनर्जी को पॉसिबल नहीं है। तो मैं बताऊं कि इस वायर में जैसे ये है ना, इलेक्ट्रॉन आए होंगे भागते हुए इस वाले सरफेस पर, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे तो इसमें रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में लॉस हो जाएगा वो एनर्जी, तार में ऊष्मा प्रकट हो जाएगी, हीट वही दिखाई देगा, एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है, अगला क्वेश्चन देखें 39 नंबर, कह रखा है किसी कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस के रूप में आप मेटल्स को क्यों नहीं यूज करते हैं। मैं बता दूं, अगर आप मेटल्स को यूज कर दोगे, इसके बीच मेटल रख दोगे, तो दोनों प्लेट के बीच जो पाथ है वो कंडक्टिंग हो जाएगा, और जब पाथ कंडक्टिंग हो जाएगा तो आपको पता है नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0, फील्ड भी कितना 0, अब कैपेसिटर बेकार हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही रहता है, 0 ही रहता है, मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है, ठीक है ना, और उसका के कितना है, इनफाइनाइट है। अगला देखें, कह रखा है कि किसी भी कैपेसिटर के अगर कॉम्बिनेशन को ध्यान दिया जाए, कैपेसिटर है जैसे, इनको कंबाइन कर दिया जाए, चाहे इस वे में सीरीज में और चाहे इस वे में पैरेलल में, कह रखा है कि इनका एक नेट आ जाता है समतुल्य संधारित्र, सी नेट, यहां पर भी वो क्या है, एक्चुअल में समतुल्य संधारित्र क्या है। मैं आपको बताऊं, समतुल्य संधारित्र ये है कि जितना चार्ज इन तीनों पर है, जितना पोटेंशियल इन तीनों पर है मिला करके, उतना ही पोटेंशियल अगर उस एक संधारित्र पर आ जाए, इन तीनों की जगह एक को लगा देने पर,
उतना ही आवेश आ जाए जितना इन तीनों पर था, उतना ही पोटेंशियल आ जाए जितना इन तीनों पर था, तो इसको समतुल्य संधारित्र कहते हैं। सेम वही बात यहाँ पर भी, जितना चार्ज इन तीनों को मिला करके है, अगर कोई एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं कि उतना ही चार्ज जो इन तीनों को मिलाकर उतना अकेले एक पर आ जाए, जितना पोटेंशियल इन तीनों पर वही पोटेंशियल इस पर आ जाए, तो ऐसे संधारित्र को समतुल्य संधारित्र कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। चार्ज कैपेसिटर है, इन पर एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव, दूसरा चार्ज कैपेसिटर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, नेगेटिव को नेगेटिव से, इसको पैरेलल ऑर्डर बोलते हैं। अगर ऐसा कर दें, एक की पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दें, ये सीरीज है, हर कोई ये सब जानता है। अगला क्वेश्चन देखें। फिर क्वेश्चन क्या रखा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, आप मैक्सिमम कैपेसिटेंस कैसे गेन करोगे? मैक्सिमम कैपेसिटेंस तब गेन होता है जब उनको पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल में जोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए 3 लोग, अच्छा 2 लोग हैं, अगर इनको पैरेलल में जोड़ दोगे तो नेट आएगा C + C, तो मैक्सिमम मिलता है। और मिनिमम कैसे मिलेगा मैं बता दूं, तब C नेट आएगा किससे, 1/C + 1/C, तो C नेट जो आएगा वो आएगा C/2, तो ये मिनिमम देता है। अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो मिनिमम कैपेसिटेंस मिलेगा, क्योंकि बटे करके ऐड करना पड़ता है, और अगर पैरेलल में जोड़ दोगे तो फिर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है कि 2 डिफरेंट कैपेसिटर हैं और उन पर जो है पोटेंशियल भी डिफरेंस है और चार्ज भी डिफरेंस है, दोनों को आप सीरीज पैरेलल में जोड़ देते हो। कह रखा है ये बता दें उनके बीच पोटेंशियल का क्या हो जाएगा। भैया देख लीजिए, 2 डिफरेंट कैपेसिटेंस हैं, कैपेसिटर हैं, इसका C1 इसका C2, दोनों को डिफरेंट पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंट चार्ज है। अब आप ये देख लें, कह रखा है अगर इनको वायर से जोड़ दें तो आप बताएं न्यू पोटेंशियल क्या होगा। दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज पूछ रखा है, और उनके चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं बता दूं, चार्ज हाई पोटेंस से लो पोटेंस की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, और जो न्यू चार्ज क्वांटिटी होगी पहले पर Q1 डैश और दूसरे पर क्या Q2 डैश, वो इनके कैपेसिटेंस के जो है रेशियो के इक्वल होगी। मतलब जब एक बार चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा, ठीक है ना, पहले तो अलग अलग आवेश था, लेकिन जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो दोनों पर जो नया आवेश होगा एक पर कम हो जाएगा, क्योंकि एक से चार्ज निकलकर दूसरे पर गया है, दूसरे पर चार्ज बढ़ जाएगा, तो जो नए आवेश होंगे दोनों पर, उन आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। मैं डेरिवेशन में पहले भी कह चुका हूं। अब देखें अगला क्वेश्चन क्या चीज है, कह रखा है कि ये सब आप जान रहे हैं, 46वां क्वेश्चन। फिर उसके बाद 47वां क्वेश्चन क्या चीज है, ये भी आप कर सकते हैं, 48वां भी आप कर सकते हैं। फिर 49 नंबर क्या चीज है, कह रखा है C धारिता का एक संधारित्र है, उसके बाद इसको V वोल्ट तक चार्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, देखिए C कैपेसिटेंस का एक संधारित्र, इसको V वोल्ट तक क्या किया गया है बेटा, चार्ज किए हैं। फिर क्या कह रखा है कि बैटरी को रिमूव करके, ठीक है ना, उतने ही कैपेसिटेंस के एक न्यू कैपेसिटर के साथ एक बार सीरीज में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद एक बार किसमें ऐड कर देते हैं, पैरेलल में ऐड कर देते हैं। ये बताइए पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए समझ जाइए, ये है, और एक और कैपेसिटर ले लिए हैं, उसका C तो कुछ ना कुछ होगा ही, C डैश मान लेते हैं, C डैश मान लेते हैं, लेकिन उसका पोटेंशियल 0 है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और एक आवेशित है, मान लेते हैं Q, और एक निरावेशित है, तो Q = 0। अब बताइए दोनों को एक बार पैरेलल में ऐड कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप पैरेलल में ऐड करते हो एक बार, अगर दोनों को आप इसमें ऐड कर देते हो बेटा, पैरेलल में ऐड कर देते हो, समझिएगा इस चीज को, तो पहले वाले पर चार्ज क्वांटिटी कितना है CV, दूसरे के अगर पैरेलल में ऐड कर दोगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, तो इसमें से आधा आवेश इस पर चला जाएगा, ठीक है ना, और आधा आवेश इस पर चला जाएगा, तो इस पर भी अब आवेश CV/2 बचेगा, और इस पर भी आवेश CV/ क्या बचेगा, 2 बचेगा। आवेश की बात कर रहा हूं, हर एक Q = CV, आधा आधा बढ़ जाएगा, और दोनों पर पोटेंशियल भी आधा आधा हो जाएगा, दोनों पर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो, अगर सीरीज में ऐड करोगे तो सीरीज में तो चार्ज क्या होता है, सेम होता है, और पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ठीक है ना। अब अगर चार्ज सेम है दोनों पर, अब ठीक है, सीरीज में ऐड करने पर तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, दोनों पर सेम ही रहेगा, ठीक है ना, चार्ज भी सेम रहेगा, वही CV इस पर भी, सीरीज में ऐड करने पर यही इस पर, वही चार्ज इस पर भी, चार्ज भी सेम और पोटेंशियल भी सेम रहेगा। फिर आगे देखें, वही मतलब चार्ज भी सेम, मतलब पहले वाला जो इस पर है वही इस पर भी रहेगा सीरीज में ऐड करने पर, और दोनों का पोटेंशियल भी वही, अगर इस पर भी V तो इस पर भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। अगला देखें सीरीज में जोड़ने पर, अगला क्या है बता रहा हूं, रिमूव कर दो इसको।
अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है C1 एंड C2 कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों पैरेलल ऑर्डर में हैं। ठीक, कह रखा है कि इसको क्यू चार्ज प्रोवाइड किए हैं, क्यू चार्ज प्रोवाइड किए हैं। ठीक, कह रखा है ये बताएं दोनों पर कितना कितना पोटेंशियल है, पहले पर भी और दूसरे पर, दोनों पर पोटेंशियल बताएं और चार्ज भी बताएं, दोनों पर चार्ज की क्वांटिटी भी बताएं, पहले पर कितना चार्ज और दूसरे पर कितना चार्ज। तो पहले आपको पोटेंशियल निकलवा देता हूं। तो एक काम करें, आपने नेट चार्ज कितना दिया है Q, जरा नेट क्या निकाल लें, कैपेसिटेंस निकाल लें। तो हो जाएगा कितना C1 और प्लस C2। तो नेट पोटेंशियल निकाल दिए, दोनों पर पोटेंशियल निकाल लेते हैं एक साथ, दोनों पर पोटेंशियल, इन्हीं टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल निकाल देते हैं। V इज इक्वल टू क्या होगा भाई, V इज इक्वल टू क्या होगा, नेट चार्ज और नेट क्या Q बाई C, C नेट C1 प्लस क्या होगा C2। यही दोनों पर पोटेंशियल होगा, कॉमन पोटेंशियल होगा, दोनों भाई पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। अब चार्ज निकाल देते हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू क्या होता है V। तो C पहले का C1 है और V आप देख ही रहे हो Q बाई C1 प्लस क्या C2, यानी पहले वाले पर चार्ज Q इंटू C1 बाई C1 प्लस क्या C2, ये पहले पर चार्ज हो गया। अब उसके बाद दूसरे पर चार्ज C2 इंटू V2 और V दोनों पर कॉमन है C2 और V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस C2। तो Q C2 अपान C1 प्लस C2 हो गया, दोनों पर चार्ज आ गया। फिर कह रखा है ये बताएं कि अगर सीरीज में ऐड कर दें इसका C1 इसका C2, भैया अगर सीरीज में ऐड कर देंगे और Q चार्ज प्रोवाइड कर देंगे तो चार्ज दोनों पर सेम रहेगा, C1 और C2 दोनों पर चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, सीरीज में ऐड करने पर। और पोटेंशियल की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, तो सबको पता है पहले पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q बाई C1 और दूसरे पर पोटेंशियल Q बाई क्या C2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 52। दो बेटा कैपेसिटर्स हैं, बिल्कुल सेम है, यानी दोनों की कैपेसिटेंस भी बिल्कुल सेम है। फिर क्वेश्चन कह रखा है दोनों पैरेलल ऑर्डर में है, जोड़ दीजिए दोनों को पैरेलल ऑर्डर में। ठीक, बिल्कुल। कह रखा है दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है, सेम पोटेंशियल, ठीक है। और फिर क्या चीज कह रखा है कि अब इनको अलग अलग करके सीरीज में ऐड कर दीजिए। जब आप अब जरा इन पर चार्ज भी निकाल दीजिए, इस पर भी पोटेंशियल V होगा, इस पर पोटेंशियल V, तो इसका जो चार्ज होगा CV और इसका चार्ज होगा वो भी CV। अब दोनों को अलग अलग करके सीरीज में ऐड कर दिया गया। अब जब दोनों को सीरीज में ऐड कर दिया गया, अब इन पर पोटेंशियल V है, इन पर पोटेंशियल V है, इन पर भी चार्ज Q है, इन पर भी चार्ज Q है, ठीक है ना। अब फिर क्या चीज कह रखा है कि ये बताया जो न्यू कॉम्बिनेशन है सीरीज वाला, टोटल एनर्जी, जरा पहले की टोटल एनर्जी निकाल दो, पहले की टोटल एनर्जी, पहले इस वाले का कितना होगा हाफ CV², इस वाले का भी हाफ CV², तो कितना आ जाएगा CV², ये पहले की थी एनर्जी। अब नए वाले की टोटल एनर्जी निकाल दो, नए वाले की टोटल क्या निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, तो निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा, बहुत इजी है निकलना। कैसे सर, भैया ये देखिए जब आपने ऐसा कर दिया तब भी इनका C था, इनका C था, अब भी इनका V है पोटेंशियल, तो इनकी एनर्जी हाफ CV², इनकी भी एनर्जी हाफ CV², तो टोटल एनर्जी कितनी होगी CV² ही अब भी, यानी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या चीज़ कह रखा है पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पर जरा पहले का पोटेंशियल देख लो, पहले का C नेट कितना था, पहले का C नेट 2C था, ठीक है ना, और पोटेंशियल V ही है, नेट पोटेंशियल, ठीक है ना, नेट पोटेंशियल V ही है। अब जरा अब इसमें पोटेंशियल निकालिए, तो जरा C नेट निकाल लीजिए इस समय,
सीरीज में ऐड करने के बाद सी नेट C/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और वी नेट, अब आप देख लीजिए वी नेट, इसका V और इसका V मिलाकर कितना V, 2V। चार्ज की बात कर लें, पहले चार्ज देख लीजिए अपनी आंखों से, CV। आप जरा चार्ज निकालना चाहते हैं, निकल जाएगा। जरा इस समय सी नेट देख लें, सी नेट आपकी आंखों के सामने है, C/, कितना 2, और है ना बेटा, सी नेट कितना है, C/2। और चार्ज निकालना है प्रेजेंट टाइम में, दोनों पर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। सी नेट इस समय C/2 हो चुका है, और वी नेट कितना हो चुका है दोनों का, ये देख लीजिए, वी नेट 2V हो चुका है, दिखा तो दिया आपको, 2V हो चुका है, ठीक। अब चार्ज क्वांटिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, चार्ज क्वांटिटी, दोनों पर, दोनों पैरेलल ऑर्डर में है, तो चार्ज तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि चार्ज कितना हो जाएगा, निकालना है इस चीज को। पहले चार्ज कितना था, CV था, अब ड्यू चार्ज निकालो। Q इज इक्वल टू C इंटू क्या होता है, V होता है, तो Q भाई Q इस समय निकालना पड़ेगा, तो C इज इक्वल टू C नेट होगा। C चूंकि अब देखिए, अब जो Q होगा दोनों में सेम होगा, दोनों सीरीज में चूंकि ना, तो C नेट इंटू V, तो C नेट है कितना, C/2, V कितना है 2V। अब Q नेट, टोटल चार्ज कितना आया है, CV, और पहले देख लीजिए टोटल चार्ज कितना था, इसका CV और इसका CV मिलाकर के टोटल कितना था बेटा, 2CV। पहले टोटल चार्ज 2CV था, ठीक, समझ गए, कंफ्यूजन दूर हो गया। पहले टोटल चार्ज कितना था, 2CV, पहले का CV दूसरे का CV मिलाकर दोनों का 2CV हो गया। और यहां पर देख लीजिए अब Q नेट दोनों का मिला करके सिर्फ कितना आया है, CV आया है, यानी अब चार्ज पहले का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सेट में किस कोटि की धारिता के संधारित्र हैं। मतलब आपकी रेडियो में दो तरीके के कैपेसिटर लगे होते हैं। एक कैपेसिटर होता है बेटा पावर सप्लाई के लिए, और उसका जो है कैपेसिटेंस 1 से 10 माइक्रोफैरेड होता है। और एक कैपेसिटर आपकी रेडियो में स्टेशन ट्यूनिंग के लिए लगा होता है, स्टेशन पकड़ाने के लिए, उसका जो कैपेसिटेंस होता है बेटा वो लगभग 100 माइक्रोफैरेड का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, उसके बाद का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। उसके बाद का क्वेश्चन देख लीजिए, एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C है, उसको Q चार्ज देते हैं, C कैपेसिटेंस से Q चार्ज देते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगा, Q²/C। C कैपेसिटेंस को Q चार्ज देंगे तो एनर्जी Q²/C। फिर कह रखा है, ये बताएं कि अगर उस पर चार्ज को 2Q कर दिया जाए, चार्ज को 2Q कर दें, तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4½ Q²/C। यानी अब जो एनर्जी होगी वो पहले वाली एनर्जी की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक। कह रहा है क्या आवेशित चालक की ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, किसी की भी ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती जल्दी, आवेशित चालक की ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होगी। अगला है, संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में रहती है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में रहती है। फिर कह रखा है किसी आवेशित चालक की धारिता C और आवेश के कारण उसमें संचित ऊर्जा U है, ठीक है ना। आवेश का जो है एक्सप्रेशन बता रहे हैं, U इज इक्वल टू ½ Q²/C, तो 2UC बराबर Q², इसका मल्टी कर दिया इससे, तो Q बराबर √2CU हो गया बेटा, चार्ज का एक्सप्रेशन C और U के फॉर्म में। फिर कह रखा भैया एक काम करें, चार्ज एंड एनर्जी के बीच ग्राफ बता दें। चार्ज एंड एनर्जी के बीच क्या बता दें, नहीं, कैपेसिटेंस और एनर्जी के बीच, तो U और C एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। U एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो समकोणिक अति परवलय होगा, हाइपरबोलिक। U एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये होगा ग्राफ। भंजक विभवांतर पहले बता चुका हूं। ऊर्जा घनत्व तो प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में जो एनर्जी है वो ऊर्जा घनत्व है, मैं पहले बता चुका हूं। हाँ, अगला एक क्वेश्चन और है, कह रखा है कि परिवर्ती वायु संधारित्र में N प्लेटें हों, दो समीपवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तो धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। एक परिवर्ती वायु संधारित्र में N प्लेटें हों और दो समीपवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तो धारिता कितनी होगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल है ये भी, ये देखें, N प्लेटें,
n प्लेट्स हो। धारिता पूछ रखा है। अब देखो, दो प्लेटों से एक संधारित्र, दो प्लेटों से एक, दो प्लेटों से एक, तो देखो दो प्लेटों से एक, तीन प्लेटों से दो, एक दो तीन प्लेटों से दो, एक दो तीन चार प्लेटों से कितना, तीन। तो ऐसे n प्लेटों से कितने संधारित्र होंगे, n-1। दो प्लेटों से एक, तीन प्लेटों से दो, चार प्लेटों से तीन, तो n प्लेटों से n-1 संधारित्र। अब इसकी धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0 Ka/d तो होता ही है, और ऐसे ऐसे कितने संधारित्र हैं, n-1, तो इसका मल्टी करा दें किससे, n-1 से। हो गया ना बेटा, क्लियर हो गया भाई। एक संधारित्र का है ये, तो n-1 संधारित्र के लिए मल्टी करा दिया और हो गया।